मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल एक घटना हुई है जिसकी वजह से आज हम लोगों ने ये सब मित्रों को एक साथ किया है कि इस पर अपनी राय दे सकें। और एक तरह से इसमें से दो लोग हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं। आशुतोष संपादन ही करते हैं सत्य हिंदी का, तो एक तरह से सत्य हिंदी की जो राय है वो इस माध्यम से आपके सामने तक जाएगी। हुआ यह है कि देश के जाने माने टीवी पत्रकार और एक जानी मानी मीडिया हस्ती विनोद दुआ साहब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर दर्ज करने वाले सज्जन ने खुद ट्वीट करके सबको बताया। वे दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहले पत्रकार भी रह चुके हैं, क्राइम रिपोर्टिंग वगैरह करते थे, टीवी में ही करते थे, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता है। तो अब चूंकि एक ऑफिशियल पद पर है और उन्होंने एफआईआर की है, एफआईआर करने के बाद ट्वीट करके सबको बताया है, तो इसलिए माना जाना चाहिए कि उनके दल का और किसी उनके दल के बड़े नेता का या किसी का उस मामले में कोई ऐसी बात नहीं आई है जो कहे कि वो उनकी निजी राय है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये बीजेपी की अपनी समझ है कि ऐसा वो करे, जिनके मामलों में वो समझती है। जो अभी तथ्य आपके सामने हम रखेंगे आपको पता लगेगा। पत्रकारिता के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को जहर दिया जा रहा है, ये सबसे घातक है। विनोद दुआ जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उनके मन में ना जाने क्या कुंठा है। वो नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करने लगे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से जहर घोला है, क्या दिल्ली के दंगे अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हुए हैं? क्या दिल्ली के दंगे पुलिस ने कराए हैं? क्या शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, जिनको शांति प्रिय शांति दूत कहते हैं, उन्होंने शायद उस दंगे के अंदर उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आज जब चार्जशीट भी दायर हो गई है ताहिर के खिलाफ, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद जो कि इस पूरी घटना के अंदर शामिल था, उस समय उसको भी वो लगातार बताते रहे कि वो शांति दूत है। इस प्रकार की जो घिनौनी राजनीति और को उसका जो हिस्सा बन रहे हैं विनोद दुआ जी, पत्रकारिता के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन इस पर सेक्शन और अधिक सख्त होने चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। भारत इधर जो दुनिया में पत्रकारिता पर हमलों का जो एक सूचकांक बनाने वाली संस्था है फ्रांस की, जो ये बताती है कि पत्रकारिता की स्थिति कैसी है, उस मामले में लगातार पिछले 3-4 सालों में नीचे की ओर गया है। उसका 142वां नंबर है और हर साल वो करीब 2 अंक पीछे की ओर जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे थोड़े से और खराब हैं, और उन देशों को जिनको हम तानाशाह देश कहते हैं वो भी हमारे आसपास ही हैं, उत्तर कोरिया, चीन वगैरह। तो हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये सूचकांक उसकी एक धमक देता है। ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ विनोद दुआ जी के मामले में एक इस तरह की शिकायत हुई और एफआईआर दर्ज हो गई। इसके पहले कर्नाटक से खबर आई कि बेंगलुरु में आकार पटेल नाम के एक स्तंभकार हैं और देश के विषयों पर लिखते रहते हैं अंग्रेजी में। उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है लोगों को भड़काने का। उन्होंने अमेरिका के प्रदर्शनों से संबंधित कुछ टिप्पणी की थी, जिस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके पहले आप जानते ही हैं कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के 2 पत्रकारों को अब उनकी रिपोर्ट्स के लिए पुलिस थानों में बुलाया गया था और उनसे बातचीत की गई थी, क्यों उन्होंने ऐसा लिखा और क्यों वैसा नहीं लिखा। इसके पहले वरदराजन साहब जो द वायर के एडिटर इन चीफ हैं, उनके खिलाफ अयोध्या में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक फेक न्यूज का मुकदमा, जिसका उन्होंने स्वयं अपनी गलती मान के अपने पोर्टल पर उसको वापस ले लिया था पहले ही, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और उनको कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगा था, उनको पेशी के लिए वहां थाने में बुलाया भी गया था। इसके अलावा दूसरी तरफ से भी कुछ घटनाएं हुई हैं कि एक अर्नब गोस्वामी नाम के जो पत्रकार हैं, उनके खिलाफ महाराष्ट्र में और देश के दूसरी जगहों में कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों ने बहुत सारे मुकदमे लिखाए थे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और अब उसकी वहां एक पुलिस एरिया में उसकी जांच निहित कर दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने, वो जांच चल रही है। आज ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है जो मेरा ख्याल है आशुतोष के ट्वीट से शुरू हुआ। आशुतोष ने इस बारे में एक ट्वीट किया था सुबह विनोद दुआ जी के समर्थन में, और उसके बाद ही मुझे लगता है कि वो एक ट्रेंड शुरू हो गया। आशुतोष के प्रशंसक भी बहुत हैं, आलोचक भी बहुत हैं ट्विटर पर, और उन्होंने तुरंत, वो तो कुछ भी ट्वीट करते हैं तो तुरंत कुछ लोग उनको
पीछा करना शुरू कर देते हैं। शायद उन्हीं लोगों ने शुरू किया, अब उसमें दूसरी बातें भी हैं, लेकिन एक ट्रेंड भी इस मामले में शुरू हो गया है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे साथ आज कई मेहमान हैं, आप उनके स्क्रीन पर देखेंगे। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और विनोद दुआ जी के साथ काम भी कर चुके हैं, और संयोग है कि वो हम मिल भी गए और बातचीत भी उनसे हुई और वो तैयार भी हैं, उपलब्ध भी हैं। आलोक जोशी जी हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनके कार्यक्रम आप रोज देखते हैं सत्य हिंदी पर, तो उनका अलग से मैं क्या परिचय दूं। तो ये सब लोग चूंकि विभिन्न स्तरों पर पत्रकारिता में, टीवी पत्रकारिता, लिखने पढ़ने की दूसरी प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता, संपादन और बहुत सारी चीजों से भिज्ञ हैं, कानून कायदे से भी भिज्ञ हैं, इसलिए अब हम लोग इस मुद्दे पर इन सारे लोगों से बातचीत करेंगे। आप सारे लोगों का सत्य हिंदी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आलोक जोशी जी से मैं अभी बात कर रहा था इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले। उन्होंने चूंकि इस एफआईआर के उन बिंदुओं को समझ लिया है जिन पर हम चाहते हैं कि बात शुरू की जाए। वो ये है कि जब कोई भी एफआईआर होती है तो उसमें ये होता है कि कौन सी धाराएं लगी हुई और उन धाराओं का क्या मतलब। उसके बाद हम इसके दूसरे निहितार्थों पर अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे। तो आलोक जी, जरा पहले आप एफआईआर के बारे में और उसमें लगी हुई धाराओं के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि क्या है। हाँ शीतल जी, जब मेरी आपसे बात हुई तो मैं असल में प्रयास कर रहा देखूं कि कितनी धाराएं लगी हैं, कौन कौन सी धाराओं में इनके खिलाफ करने हुए हैं। तो अर्जी है उसमें तो 8 धाराओं में मांग की गई कि इनके खिलाफ केस किया जाए। वो सेक्शन 267, 425, 501, 504, 505 और आईटी एक्ट का 66A, 66F और 74। लेकिन जो फाइनल एसएचओ ने जो लिखा है, जो उनकी तरफ से मुकदमे लिखे हैं, वो सेक्शन 290 है। ये 290 जो है ये न्यूसेंस है, न्यूसेंस फैलाना, गड़बड़ी फैलाना, और वो गड़बड़ी जो किसी भी अन्य नियम में पनिशेबल न हो, इसके लिए 200 रुपए का जुर्माना इसका जो है सजा है। ये एक किस्सा है। बाकी 505 और 505 तो ये 2 धाराएं इनमें मुकदमा हुआ है, जिनमें आपने बताया कि अधिकतम 3 साल की सजा इनमें संभव है। विनोद दुआ साहब पर 3 धाराएं लगाई गई हैं एफआईआर में। एक तो 290 आईपीसी है, और दूसरी धारा है 505, और तीसरी धारा के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो 505(2). इसी 3 धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज की है दिल्ली पुलिस ने। 290 आईपीसी को मैं ज़रा पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, हुएवर कमिट्स ए पब्लिक nuisance in any case not otherwise punishable by this code shall be punished with fine which may extend to 200 rupees। यानी जो 290 आईपीसी के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो उसकी सज़ा है 200 रुपये फ़ाइन है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इनको ट्राई कर सकता है। यानी किसी भी एमएम के पास ये चल सकता है इनका मुकदमा। दूसरी जो धारा लगी है वो 505 है, और इसमें इसको भी मैं पढ़ता हूँ। ये स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, और मुझे लगता है इसमें 3 सब सेक्शन है 505 में, तो उसके 3 क्लॉज हैं। मुझे लगता है 2 क्लॉज इसमें कोई रिलेवेंट नहीं है। जो तीसरा क्लॉज है शायद इसको मद्देनज़र उन पर ये लागू होता हो या नहीं। इसमें है कि whoever makes, publishes or circulates any statement, rumor or report with intent to incite or which is likely to incite any class or community of persons to commit any offence against any other class or community। ये 505 में है। और 505(2) को भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें है statements creating or promoting enmity, hatred or ill will between classes। इसका मैं पढ़ दे रहा हूँ। Whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing rumor or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community, or any other ground whatsoever, feelings of enmity, hatred or ill will between
different religious, racial, language or regional groups or caste or communities shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. और 505 में भी ये है, इट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। यानी जो 290 में जो है तो उसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो 200 रुपये फाइन है, और 505 और 505(2) इस दोनों में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो 3 साल तक की सज़ा या फाइन या फिर दोनों। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये जो FIR है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और कोर्ट में मुझे लगता है जाते जाते ये कोर्ट में इस मुकदमे में कुछ होना जाना नहीं है, ये ठहरेगा नहीं। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जो चीज मैंने नहीं देखी, जो आमतौर पर आजकल हो रही है, सबसे पहला काम होता है सेक्शन 124A लगा देने, देशद्रोह जिसको कहते हैं, राजद्रोह की सेडिशन एक्ट लग जाता है। वो इसमें न मांग की गई न लगाया गया, क्योंकि ये सारी चीजें अंततः तो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग ये जाता है और वो कानून लगाया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कानून की पेचीदगियां जो पढ़ेंगे, दूसरा मैं इस केस के मेरिट में भी बहुत बात नहीं करना चाहता हूँ। वजह यह है कि आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं एक दंगे से जुड़े हुए, कि वहां दंगा हुआ, आपने उसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। आपके विचार सही गलत कुछ भी हो सकते हैं, पुलिस को उस पर अधिकार है, किसी ने पॉइंट आउट कर दिया है तो आप मामला उठाएं। वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिवली कम्युनल ओवरटोन्स का आरोप लगाया उन्होंने, खास तौर पर जो आरोप है FIR में कि उनकी बातचीत में कम्युनल ओवरटोन है। अब प्रश्न यह है कि ये कम्युनल ओवरटोन क्या सिर्फ विनोद दुआ की बातचीत में है जी, या ये कम्युनल ओवरटोन आपको इस वक्त चारों ओर, जो खास तौर पे जो विनोद दुआ, क्योंकि जो HW TV चलाते हैं वो कहीं टीवी पे तो मैंने देखा नहीं, वो मैं उसको यूट्यूब पर ही देखता हूँ, तो क्या जो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे तमाम जो चैनल चल रहे हैं लोगों के, उनमें और उसमें इससे ज्यादा फॉलोइंग वाले चैनल भी हैं, उनमें क्या आपको इस तरह के कम्युनल ओवरटोन नहीं दिखते हैं, दूसरी तरफ के नहीं दिखते हैं, या इस तरफ नहीं दिखते हैं? प्रश्न ये है। फिर आपने अभी आकार पटेल का नाम लिया। अभी गुजरात में धवल पटेल के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज हुआ, आप सबको याद होगा जी। फेस ऑफ नेशन के ये संपादक हैं, और इन पर आरोप क्या है? राजद्रोह का, और कारण कि इन्होंने कोरोना महामारी से निपटने में जो सरकार की नाकामी है उसको हमने लाए, वो कहा कि इसके लिए जो नेतृत्व जिम्मेदार है उसको बदल दिया। इसी तरह के दूसरे मुकदमे हैं जो बातचीत के आधार पर हैं, वो अब इस समय आप बात देखें कहां से ये किस्सा शुरू होता है। वो है जो अर्णब गोस्वामी का मुकदमा हुआ है। तमाम देश के अनेक हिस्सों में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ अलग अलग दर्ज किए, कहा गया कि वो घृणा फैला रहे हैं, नफरत होने का काम कर रहे हैं किसी के खिलाफ, और ये तरह तरह के आरोप हैं। एक रात में सुप्रीम कोर्ट जाग उठा उनकी याचिका पर। ये मैं इस बात को देखकर मैं हैरान हूँ, चकित हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली, आदेश दे दिया कि इनके खिलाफ सारे मुकदमों की सुनवाई रोकी जाएगी, और ये सिर्फ एक जगह एक सरकार की FIR पर इनके खिलाफ सुनवाई होगी। इसके बाद ऐसा लगता है कि एक हथियार मिल गया है। किसी ने सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा कर दिया, किसी ने संबित पात्रा के खिलाफ मुकदमा कर दिया, किसी ने विनोद दुआ के खिलाफ मुकदमा कर दिया। तो ये इसमें गंभीरता और कानून के पेंच से ज्यादा पॉलिटिक्स है, और मुझे लगता है पॉलिटिक्स ही पढ़ी जानी चाहिए। क्या पॉलिटिक्स अब अपने विरोधियों का स्वर बंद करने के लिए कानून को इस्तेमाल करेगा, कानून की धाराओं को इस्तेमाल किया जाएगा? राजनीति के अपने विरोधियों को चुप कराने की बुनियादी सवाल ये है। मैं विजय जी आपसे इसलिए पूछना चाहूंगा कि आप विनोद दुआ जी के साथ काम कर चुके हैं, उनके संपर्क में हैं, आज भी आपने उनसे बातचीत करके हमको उस वीडियो को दिखाने की अनुमति प्राप्त की। ये जो MLA बनते हैं और यह पार्टियां हैं, अब वैचारिक आइडियोलॉजिकल इनका आधार तो रहा नहीं। बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, कम से कम 35% बीजेपी के MLA ऐसे हैं जिनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे MLAs की कोई कमी नहीं है, इसलिए कांग्रेस के MLA बेंगलोर गए हैं, बीजेपी के दिल्ली आए हैं। मतलब इनको इतना भी ना शर्म है, ना हया है, ना ही स्वाभिमान है कि मतलब मवेशियों की तरह बसों में ठूंस कर इन्हें निर्जन
अलग थलग स्थानों पर ले जाया जाता है, रिजॉर्ट्स में, और पुलिस के पहरे में रखा जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि सारे प्रकरण को 2-3 लोगों की जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो ये क्या नाम है इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इनके इर्द गिर्द घूम रही है मध्य प्रदेश की राजनीति। और 1.25 साल पहले जो जनादेश था, जो मैंडेट था, जो जनता ने वोट दिया था, इलेक्शन दिया था, उस जनता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो हमारी चुनी हुई सरकार केंद्र की है, उसका काम ये नहीं है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी तैयारी में प्रधान सेवक आगे दिखे। जैसे चीन के राष्ट्रपति आगे दिखे, वो वुहान गए खुद, प्रधान सेवक ना तो वहाँ आगे दिखे, ना बेरोजगारी कम करने की दिशा में कोई कदम उठाते दिख रहे हैं, ना अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पे कुछ बोल रहे हैं। वो ऐसे मामलों में जहाँ उनको लगता है कि उनके बस की बात नहीं, हाथ से बाहर निकल रहा है, चाहे वो दिल्ली में हुई हिंसा हो, वो परमहंस बन जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जिम्मा औरों पर चला जाता है। क्या केंद्र की चुनी हुई सरकार का काम ये है कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें एक एक करके गिराए और फिर गर्व से अपनी ही पीठ ठोके कि देखिए हम कितने बहादुर हैं, कितने वीर हैं? सोचने की बात है। 3 दिन दंगे होते रहे, ना कहीं प्रधान सेवक दिखे, ना कहीं गृह मंत्री दिखे हमारे अमित शाह। गृह मंत्री ने आज संसद में कहा कि वो रिव्यू मीटिंग्स ले रहे थे और वो ट्रंप इवेंट चल रहे थे, तो ट्रंप इवेंट भी उन्होंने मिस किए, ट्रंप इवेंट मिस किए उन्होंने काफ़ी सारे, और वो रिव्यू मीटिंग ले रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिसका काम पूरे देश की सुरक्षा है, अंदरूनी भी और बाहरी भी, सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, खुद उनको एक एसएचओ की तरह गलियों में घूमना पड़ा। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री ने अपना काम नहीं किया। उधर मीनाक्षी लेखी एक एमपी है, वो कह रही हैं क्या ये गृह मंत्री का काम है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर बैठे? बिल्कुल है। जब सड़क पर उतरना होता है, जब दंगे हो रहे हों, पुराने नेताओं के सबक सीखिए। दंगे माफ़ कीजिए, दंगे नहीं, हिंसा हो रही हो, पुराने नेताओं से सबक सीखिए। हमारे पुराने नेता, इसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल है, वो खुद कूद पड़ते थे भीड़ में, लेकिन यहाँ प्रधान सेवक परमहंस बन जाते हैं, गृह मंत्री गायब रहते हैं। 3 दिन तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा होती रही, करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, लोग मारे गए, और फिर ये ऊपर से सीना ठोक के कह रहे हैं कि 36 घंटे में काबू पा लिया गया। हुए क्यों दंगे? पहली बात, कपिल मिश्रा को ऐसे नारे, ऐसा बोलना क्यों दिया गया? डीसीपी साथ में खड़ा हुआ है। अनुराग ठाकुर को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनको ऐसा नारा क्यों लगाने दिया गया? अगर लगाया भी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पीठ थपथपा रहे कि 36 घंटे में ये जो हिंसा थी इसको रोक दी गई, और दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया। दिल्ली पुलिस एक फैक्ट शीट जारी करे कि कितने मुसलमान नौजवानों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, कहाँ कहाँ से उठाया गया है, किन हालात में उठाया गया है, सड़क चलते उठाया गया है। एक मंदिर की हिफाजत करा था मुसलमान, उसकी जो रिपोर्ट है, कनपट्टी पे पिस्तौल रखे उसको रात को उठाया गया है। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि अगर ये वाकई इस पे मुकदमा लिखा जा सकता है तो फिर मैं रोज एक गुनाह कर रहा हूँ। इस तरह के गुनाह तो मेरे ऊपर रोज ही आयद हो जाएंगे। मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं उन सब में मुकदमे हो सकते हैं, और हम सब लोग जितनी बातें करते हैं उसमें किसी न किसी किस्म की आलोचना तो करते ही हैं, और जैसे ही हम कोई आलोचना करेंगे वैसे ही हम इन गुनाहों के गुनहगार हो जाएंगे। उसमें सिर्फ आलोचना है जो राजनीतिक मीमांसा करने वाला कोई भी टिप्पणीकार प्रिंट में पहले करता रहा है, हम लोगों ने तब ये गुनाह किया है, और अब जब इस माध्यम में आए हैं जो चाक्षुष माध्यम है, तो ये तो जब भी आप एक खबर पढ़ते हैं तो बात अलग है, लेकिन जब भी आप किसी खबर का विश्लेषण करते हैं तो निश्चय ही आप किसी चीज पे आपकी एक राय होती है, वो राय किसी के पक्ष में होती है और किसी के विरुद्ध होती है। तो जिसके विरुद्ध होगी वो हमेशा ही अपने को विक्टिम बताएगा और हमेशा ही वही आरोप मढ़तेगा जो इस एफआईआर में लिखे हुए हैं। अगर इस तरह की चीजों पर मुकदमा दर्ज होगा, जो आपने उसको सुना है और इस एफआईआर को भी देखा है, तो आप समझिए कि क्या पत्रकारिता कर पाना संभव है ऐसी परिस्थिति में, अगर इन पर मुकदमे दर्ज हो जाए। मान लीजिए, अच्छा उन्होंने कहा आलोक जोशी ने कि इसमें सेडिशन नहीं लगाया, बस इतनी मेहरबानी कर दी, वरना तो आजकल जिलों में एक सिपाही से कोई नाराज हो, सिपाही से किसी लोकल पत्रकार का झगड़ा हो जा रहा है, या किसी दरोगा के खिलाफ कोई वीडियो कोई भेज दे रहा है या कोई फोन रिकॉर्डिंग दे रहा है, तो उस पर भी सेडिशन लग जा रहा है गली गली में। ये तो खैर बहुत नामी ग्रामी पत्रकार हैं जो बेचारे वाकई जिलों वगैरह में काम कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही मतलब एकदम ऐसी स्थिति है कि वो पत्रकारिता नहीं कर सकते, या तो वो दलाली ही कर सकते हैं उन्हीं लोगों की,
या वो इस तरह की चीज की दूसरी चीज करें और उसमें उनको जेल में लोग भेज दें। तो अब आप जरा इस पे टिप्पणी करें, आपका इतना बड़ा अनुभव है, आपसे बेहतर कौन बताएगा, दोनों बातें आप बताएं। शीतल जी, जहाँ तक विनोद दुआ का सवाल है, विनोद दुआ जी के साथ मैंने टेलीविजन पत्रकारिता शुरू की उनके लीडरशिप में 90s में। विनोद दुआ जी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है और ना मेरी हैसियत है कि उनको मैं सर्टिफिकेट दूं, वो कैसे जर्नलिस्ट हैं, कैसे ईमानदार हैं कि नहीं है। लेकिन मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि 90s में 91-92 में जब हम लोग उनके साथ प्रोग्राम करते थे, और वो प्रोग्राम उससे पहले दूरदर्शन पे कुछ प्रोग्राम करते थे, जनवाणी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और उस प्रोग्राम में कांग्रेस में केंद्र सरकार के मंत्री दूरदर्शन के स्टूडियो में विनोद दुआ के प्रोग्राम में आते थे, और उसमें जनता भी होती थी, और वहां विनोद दुआ उन्हीं मंत्रियों के खिलाफ दूरदर्शन के स्टूडियो में प्रोग्राम करते, ठीक, कार्यक्रम को लेकर, मंत्रालय को लेकर, सारी चीजों को लेकर, लेकिन कभी उस पर काम नहीं हुआ। उसके बाद हमने बहुत लंबे समय तक बड़े प्रोग्राम के साथ की, परख जैसा प्रोग्राम, एक पहला टेलीविजन का प्राइवेट प्रोडक्शन प्रोग्राम था जिसमें सरकार की आलोचनाओं को लेकर हर हफ्ते प्रोग्राम करते थे। तो विनोद दुआ के लिए ये कहना कि वो एक बायस्ड पत्रकार हैं या किसी बात को सोच समझ के नहीं करते, ऐसा नहीं। एक सबसे ज्यादा विनोद दुआ की खासियत है कि वो बहुत ही रिसर्च करके प्रोग्राम करते हैं, ईमानदारी से प्रोग्राम करते हैं, और उन्हें निडर पत्रकार कहना चाहिए। वो डरते नहीं है, उन्हें परवाह नहीं है कि नतीजे क्या होते हैं क्या नहीं होते, जो उनको दिमाग में लगता है वो ठीक है। हो सकता है आपको खराब लगता हो, जरूरी नहीं है कि सब लोग उनसे सहमत हों। तो ये तो बात रही विनोद दुआ की। दूसरी बात, जो FIR दर्ज हुई है वो नवीन जो पत्रकार रहे हैं टेलीविजन पर, मैं उनको भी जानता हूँ, उन्होंने की है। लेकिन बीजेपी की आपने जैसे चर्चा की, बीजेपी ने ऑफिशियली इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी इसमें शामिल नहीं है। बीजेपी ने चाहती तो बीजेपी भी पार्टी की तरफ से भी इसको दर्ज कर सकती थी FIR, या सरकार की तरफ से भी FIR दर्ज हो सकती थी, लेकिन दोनों नहीं हुए। और जैसे आलोक जी ने कहा कि सेडेशन का मामला नहीं हुआ है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा मैं करना नहीं चाहता। विनोद दुआ जी से मेरी आज सवेरे बात हुई और मैंने उनसे उनका रिएक्शन भी जानना चाहा था आपके आदेश के बाद। तो विनोद जी ने कहा कि अभी तक पुलिस ने या सरकार की तरफ से किसी ने उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया है, यानी कि उन्हें ऑफिशियली कोई इस FIR के बारे में जानकारी या आगे की कार्रवाई के लिए नहीं कहा गया है। तो वो इस पर कोई टिप्पणी ऑफिशियल नहीं करना चाहते, लेकिन वो यदि जरूरत पड़ेगी तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे की बात आपने सही कही कि यदि हर बात बोलने पर मुकदमा होगा तो फिर तो हर दिन मुकदमे ही होंगे। हम जो सब कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें सिखाया गया था कि कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन की जो कमजोरियां हैं उनके खिलाफ बोला जाए, ये पत्रकारिता है। वैसे आजकल इस फैशन को नहीं माना जा रहा, और सवाल ये बीजेपी सरकार का ही नहीं है। आज राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी बहुत विंडिक्टिव हो गई। वो कोई भी सरकार हो, वो वेस्ट बंगाल की सरकार हो, वो बिहार की सरकार हो, वो राजस्थान की सरकार हो, या कोई और सरकार हो, यानी किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो वो जर्नलिस्ट के खिलाफ विंडिक्टिव हो गए। विनोद दुआ का पहला मामला नहीं है, आकार पटेल का कहा। उससे पहले आपको ध्यान हो, काफी समय पहले एक कार्टूनिस्ट को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, लेखकों के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। तो ये जो असहिष्णुता जो हो, इनटॉलरेंस जो है हमारे सरकारों में और पॉलिटिकल पार्टीज में आ रही है, उसका नतीजा ये है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी इस तरह के मुकदमे दर्ज करते हैं, ताकि वो अपनी हाजिरी, अपने नंबर सरकार में, पार्टी में बढ़ा सके, बता सके कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि विनोद दुआ के खिलाफ इस मुकदमे से कोई बहुत बड़ा नुकसान विनोद दुआ का हो रहा है, या विनोद दुआ का कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि विनोद दुआ अपने आप में एस्टेब्लिश्ड लोगों में से हैं। यहाँ मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि विनोद दुआ को अगर ये कहा जाए कि वो किसी एक पार्टी के समर्थक पत्रकार हैं, वो नहीं है। फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मैं उनको सर्टिफिकेट देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन विनोद दुआ जैसे लोगों पर, और यदि कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी समझती हो कि इस तरह से किसी की जुबान बंद की जा सकती हो, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में विनोद दुआ ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आशुतोष आपके सामने बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, आलोक जी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे नाम हैं, उनकी जुबान बंद नहीं की जा सकती। आशुतोष जी, आपकी वजह से आज धमाल मचा हुआ है, ट्विटर पर दो फाड़ हो गया है मामला, और लोग ये मान रहे हैं कि आपने जो ट्वीट किया है वो भी, अगर ये सब दर्ज जैसे किया जाता है तो वो भी एक गुनाह ही होगा। आप विनोद दुआ जी के साथ सीधे सीधे खड़े हुए हैं। मैंने भी उसको रीट्वीट किया है, तो गुनाह में मैं भी सहभागी हूँ।
आप जब भी ट्वीट करते हैं तो मैं देखता हूं, और हम लोग इस पे कई बार बात भी कर चुके हैं, कि हजारों लोग आपको तुरंत अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए मिल जाते हैं। ये निश्चित तौर पर एक गैंग है जिसको ये लक्ष्य दिया गया है, और उसने या तो स्वयं ये लक्ष्य ले रखा है कि आप कुछ भी कहें, अच्छा बुरा कुछ कहें, वो आपको तुरंत मतलब बहुत ही अभद्र ढंग से ये सब करने लगता है। मैं ये भी जानता हूं, और हम लोग एक आध कार्यक्रमों में बात कर चुके हैं, कि यहाँ तक कि आपको फिजिकली भी डराने की कोशिश फोन कर करके की गई। एक बार तो मेरे ही सामने ऐसा कांड हुआ था, मैंने ही फोन उठा लिया था। तो ये जो इंटिमिडेशन हो रहा है पत्रकारों का, पहले इस तरह से हुआ, और अब हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल लोगों के सामने साफ है कि वो सारे लोग जो इस सरकार के कामकाज पर सवाल करने की कोशिश करते हैं या इनसे सहमत नहीं है, वैचारिक भी कारण उसके होते हैं, लेकिन जो बहुत सारे मामलों में सहमत नहीं है, जिनमें असहमति के लक्षण है, वे सब के सब क्या इस तरह के इंटिमिडेशन के, जिसमें कानूनी मामले में फंसाकर जेल में डालना या और कुछ करना भी शामिल है, उसके शिकार बना दिए जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा ही कि जो हमारे यहाँ पत्रकारों की हालत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है वो बहुत ही पुअर है। हर साल उसमें 2 पॉइंट हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और आपका तो निजी तौर पर इसका अनुभव है, और हम सब लोगों का अनुभव है, इसमें कोई चीज किसी के सामने छुपी नहीं है। तो आप इस पूरे प्रसंग को कैसे लेंगे? वैसे तो आपने जैसे लेना है कह ही दिया ट्विटर पर, फिर भी देखिए शीतल जी, मैं इस घटना को छोटी घटना नहीं मानता हूं, और मैं ये भी नहीं मानता हूं विजय जी की राय से सहमत नहीं हूं कि उसने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम किया है। मेरा मानना है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत उन लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई है जो आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय को बड़ी ईमानदारी के साथ और पुरजोर तरीके से एक विरोध की आवाज के तौर पर उसको बुलंद कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से टेलीविजन चैनल आज हिंदुस्तान में उनकी विरोध की आवाज एकदम खत्म हो गई। हम लोग जब टीवी चैनल हुआ करते थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो शायद ही कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने मनमोहन सिंह की तीखी से तीखी आलोचना न की हो या मंत्रियों की तीखी से तीखी आलोचना न की हो, और कभी उन पर इस तरीके का दबाव नहीं पड़ा कि उनकी नौकरी चली जाएगी या फिर उनका संस्थान बंद हो जाएगा। लेकिन आपने पिछले 5-6 सालों के अंदर देखा है वो स्थितियां आज पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो अखबार हैं, अखबारों में भी कमोवेश लगभग वही हाल है। मैं विजय जी की इस राय से सहमत हूं कि ये ऐसा सारे राज्यों के अंदर है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2014 के पहले जो तमाम राज्य थे, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे तमिलनाडु रहा हो, हर जगह की राज्य सरकारें प्रेस की स्वतंत्रता को दमन करने में लगी हुई थी, और जिस भी अखबार ने, जिस भी टीवी चैनल्स ने उनके खिलाफ लिखने की कोशिश की, उस आदमी की नौकरी चली गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह पहली बार हो रहा है और बड़े ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। और मैं अभी आज जब आपका प्रोग्राम के बारे में बातचीत हुई तो मैं पॉल क्रुगमैन को पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में 4 जून का उनका कॉलम है। उस कॉलम में वो रिचर्ड निक्सन और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना करते हैं, और तुलना करते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ वर्स ह्यूमन बीइंग देन निक्सन। आप सोच नहीं सकते अगर इस तरीके की कोई भाषा अगर इस देश के अंदर किसी अपने प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति के बारे में लिख दे, और कितना भी बड़ा वो कॉलमनिस्ट हो। पॉल क्रुगमैन को छोटे मोटे कॉलमनिस्ट नहीं, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट, बड़े सम्मानित कॉलमनिस्ट है, अमेरिका में, अमेरिका के बाहर भी। तो मुझे लगता है उसी समय उनको उठा लिया जाता है और इस वक्त जेल की हवा खा रहे होते, वो एक अलग मसला है। मेरा अपना कहना यह है कि अब जो पूरी कोशिश ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब के अंदर जो एक स्वतंत्र पत्रकारिता निकल चली है, और जो गाहे बगाहे अगर आप देखें तो वो तमाम उन पत्रकारों की है जो अपने आप में इनका स्टेचर है और जो ईमानदारी से अपनी बात को रखना चाहते हैं, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो। उनको कहीं ना कहीं अब ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, अगर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, और अगर आकार पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो फिर अब आप लोग संभल जाइए। मैं ये नहीं समझता हूं कि विनोद दुआ को जेल हो जाएगी, लेकिन जो पूरा मुकदमे की जो का पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपने आप में किसी पत्रकार के लिए बड़ी ह्यूमिलिएटिंग होती है। और इस दौरान आधे से ज्यादा वो पत्रकार होंगे जो पत्रकार जो है वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसके बारे में सजग हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो
अपने आप को सबमिट कर देंगे सत्ता के सामने। तो ये बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि प्रिंट और टीवी पर कब्जा करने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संदेश देने की और इशारा किया जा रहा है कि अब आप लोग अगर हद के बाहर निकलेंगे, अगर सरकार की आलोचना करेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। और ये कहना मैं सहमत नहीं हूं कि किसी एक बीजेपी किसी नेता ने किया है। ये बहुत सोची समझी तैयारी होती है। सरकारें चुप रहती हैं, बड़े बड़े मंत्री शायद पक्ष में बोले नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बिना इशारे के ऐसी चीजें होती नहीं है। जब मामला विनोद दुआ का हो या सिद्धार्थ वरदराजन का हो या आकार पटेल का। जोशी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक अपने को नौकरी में रखा है, एक इंस्टीट्यूशनल आपका रेगुलर कैरियर है, इसलिए मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार इस कार्यक्रम को देखेंगे जिनको अभी जीवन शुरू करना है इस कला में, और जिनमें से बहुत सारे लोग इसमें कला में होके फेल होंगे, हम लोगों की तरह बहुत सारे लोग होंगे। उन लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति में आपके पास क्या फार्मूला है, और आप क्या समझते हैं कि लोगों को ऐसी परिस्थिति में जो आज है क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या वो ठीक है सावधानी किसी और को बरतनी चाहिए? आप इसको कैसे कहेंगे, लोगों के लिए थोड़ा सा बताइए। भाई विचित्र सवाल पूछ रहे हैं और विकट है चक्कर में। आपको पता होगा मैं वन आलोक जोशी अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, वहां रोज ये सवाल किसी भी बात कर रहा हूँ उसके बीच में सवाल आता है कि आपने सीएनबीसी आवाज क्यों छोड़ा, आपने छोड़ा या काला गया? इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। तो आपने ये सही बात कही कि मैंने बहुत लंबे समय तक अपने को नौकरी में रखा। ये जो रखा है ये महत्वपूर्ण है। मैं दरअसल यहाँ विजय जी मुझे बहुत सालों से जानते हैं और आशुतोष तो मेरे लिए परिवार की तरह हैं, और ये जानते हैं कि मैं बहुत व्यवस्था के साथ व्यवस्था में चलने वाला आदमी नहीं हूँ। थोड़ा जो मेरा स्वभाव है वो टाइप का, मैं किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में रहना बहुत पसंद नहीं है मुझे। तो नौकरी भी पता नहीं कैसे मैंने अपने को रखा, ये मेरे लिए भी उतनी बड़ी दुविधा का सवाल है। लेकिन आजकल जब मैं नए लोगों में बच्चों से बात करता हूँ, जर्नलिज्म स्कूल्स में मुझे पूछा जाता है कि आप क्या सलाह देते हैं, तो मैं कहता हूँ अब आप तैयारी कीजिए जिसमें आपको खुद का अपना बॉस बनना हो। आप किसी नौकरी के भरोसे अगर आप इस प्रोफेशन में आए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो सीधा है कि दुनिया तेजी से बदल रही है कि हर 2 साल 3 साल में आप अपने को ऑब्सोलीट पाएंगे अगर आप अपने को भी उतनी तेजी से बदल नहीं रहे होंगे और नए स्किल्स एक्वायर नहीं कर रहे होंगे। आपका क्या व्यवस्था में नहीं रहा, आपने अपने को उस कैटेगरी में बताया कि जो व्यवस्था में रह नहीं सके। लेकिन आपने ये जो न्यू मीडिया का स्किल है, जैसे आपने अखबारी पत्रकारिता में काम किया था उसी तरह आपने न्यू मीडिया में भी अपनी बनाई है। आपके वीडियो के लिए रोज 10-20 हजार आदमी इंतजार कर रहा होता है। इसलिए आज शीतल पी सिंह एक रेलेवेंट नाम है क्योंकि वो एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। वही विजय जी, इन्होंने अखबार से टेलीविजन, टेलीविजन से न्यू मीडिया, ये एक के बाद एक मूव करते गए। यही सोच कर रहे हैं। यहाँ लोग राजनीति भी कराए, उधर उन्होंने क्यों वापस लौट आए अभी तक बताया नहीं है। किसी दिन उनसे इस पे बात होगी। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, पूछते हैं कि भाई पूछो क्या हुआ वहां। लेकिन ये अलग सवाल है। असली जो सवाल है जिसके को तैयार होना है वो ये है कि क्या आप पत्रकारिता में आ रहे हैं, और मुझे लगता है वहीं इस सब सवाल का जवाब मिलता है। अगर आप पत्रकारिता में अपने को चमकने आ रहे हैं तो फिर रास्ते साफ हैं। इस वक्त की व्यवस्था हो, और ये व्यवस्था आज ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये साफ रहे। इस समय बीजेपी के एक नेता ने, वो बीजेपी नेता है कि नहीं इस पर भी बात सकता है, उन्होंने विनोद दुआ जैसे पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है। और विनोद दुआ के बारे में विजय जी ने काफी कुछ बताया, लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये मालूम होना चाहिए। न्यूज लाइन नाम का एक टेलीविजन प्रोग्राम 1980s में, मतलब 1900 मुझे लगता है 85-86 में कभी टेलीविजन पर आया था, जिसके संपादक एमजे अकबर होते थे और जिसके चीफ प्रोड्यूसर विनोद दुआ होते थे। ये एक वीकली प्रोग्राम था दूरदर्शन पर।
जिसने भारत में टेलीविजन पत्रकारिता, जिसको रियल टेलीविजन जर्नलिज्म कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। उस चैनल पर चलता वो प्रोग्राम हर हफ्ते एक न्यूज बुलेटिन होता था और उसमें सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में तरह तरह की खबरें होती थी। वहां से ही ये पूरा न्यूज टेलीविजन जो आज आप देख रहे हैं ये उत्पन्न हुआ है। और विनोद दुआ जो जनवाणी करते थे और जो प्रश्न का एक प्रोग्राम वो करते थे जिसमें आते थे उनको घेरा जाता था और साफ दिखता था जैसे कि वो फंसे हुए हों। तो वो एक बहुत हिम्मत की पत्रकारिता उन्होंने एक ऐसे समय पे की है जब लोग समझते थे कि इस वक्त सरकार बदलने नहीं है, आगे कई वर्षों तक अब इस देश में निजाम नहीं बदलेगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। इसको थोड़ा विनोद दुआ ने काम किया है। लेकिन आज की हालत क्या ऐसी है, आज की समस्या क्या है? समस्या यह है कि आप टेलीविजन पर अगर नौकरी कर रहे हैं, अखबार में नौकरी कर रहे हैं, उसकी रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत उस संस्थान का सरकार है। वो भारत सरकार भी है, वो राज्य सरकार भी है। और ये सरकारें जिस अंदाज में दे रही हैं वो समझ गई हैं कि हमारे विज्ञापन से, हमारी कृपा से, और यहाँ तक कि सरकारें इशारा करती हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, प्राइवेट बड़ी कंपनियों को भी, कि भाई ये लोग हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इससे वो सारा फ्लो बंद हो जाता है। और जाहिर है जब वो बंद होगा तो जो मालिक इस व्यापार में मुनाफा पाने के लिए बैठा है वो आपके साथ कुछ ना कुछ करेगा। तो मुकदमा हो और आप पकड़े जाएं, गिरफ्तार हो, ये हो, या आपकी नौकरी चली जाए, इनमें से कोई एक काम तो होना है। इसलिए आपको अगर इस धंधे में आना है तो पुरानी कहानी है, कबीरदास जी कह गए थे, हम सब उसको बार बार कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। चलिए तो एक लाइन और जोड़ूंगा यहाँ पे, अब भी आ गई है, मैं आपको एक बताता हुआ चलूंगा। प्रवीण झा हैं, बहुत मशहूर लेखक हैं, डॉक्टर हैं नॉर्वे में, और कुली लाइन्स नाम की उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने अभी एक कोट उठा के डाला है, बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, इसलिए सुनाने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं कि हम सब इसको देख लें। एक सेकंड दीजिए। हाँ, ये जंगल बुक से उठाया उन्होंने। जंगल बुक के फिल्मी वर्जन में अकेला का डायलॉग है, लेकिन ये सब पर लागू हो रहा है, ये समझ लीजिए। तोड़कर अगर तुमने अपनी जान बचाई है तो ये तुम्हारा भ्रम कि तुम बच गए हो। जंगल का नियम टूट गया तो सब के सब मारे जाएंगे। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन ये नियम नहीं टूटने दूंगा। ये जंगल का नियम लोकतंत्र पर भी लागू है, समाज पर भी लागू होता है। तो आज तो दूसरों को मार रहे हैं, कल वो मारे जाएंगे अगर ये नियम टूट गया। विजय जी, इसी नियम वाली कविता के साथ ये मैं पूछूं कि हमारा देश संघीय ढांचा है, राज्यों का उसमें अपना रोल है, लेकिन केंद्रीय जो सरकार है उसके पास सामर्थ्य भी बहुत है, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी उसी के पास सबसे बड़ी सामर्थ्य होती है, और उसका असर संस्थानों पर पड़ता है। निश्चित ही हमारे राज्यों में भी लोकतंत्र और खासकर प्रेस के साथ उनके व्यवहार को लेकर आपकी बिल्कुल शंकाएं, और सबकी शंकाएं एकदम जायज हैं, और उनके व्यवहार में कोई ऐसा आदर्श नहीं प्रस्तुत है जिसका हम कोई उल्लेख कर सके, बल्कि ज्यादातर जगह सब ऐसे को तैसा वाली स्थिति। और इसमें वो सारे लोग विक्टिम बनेंगे जिनका कोई, जैसा इस कविता में है कि आप उसमें हो न हो, एक नियम है, नियम के तहत आप जाएंगे। वो युद्ध का भी नियम है, प्रेम का भी नियम है। तो जो सिनेरियो आप देख रहे हैं इसमें 2-2.5 मिनट में आप अगर कुछ कह सकें, चूंकि 5 मिनट मेरे पास बचे हैं। ये तो दो बात तो उसमें बहुत सहमत हूँ आशुतोष की। एक तो ये कि टेलीविजन और प्रिंट पत्रकारिता के बाद, क्योंकि अब वो दोनों, जिसका आलोक जी ने जिक्र किया कि सरकार के विज्ञापन, सरकार की मदद उससे चलते हैं, तो उस पर नियंत्रण सरकार का सीधा सीधा हो सकता है, और जो दिखाई भी दे रहा है। मैं विद रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा हूँ, मैं किसी पर आलोचना नहीं कर रहा प्रिंट और टेलीविजन, क्योंकि मैंने दोनों जगह काम किया, दोनों जगह अपनी कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर सरकार का अभी डायरेक्ट कोई असर नहीं, कोई विज्ञापन उनको नहीं मिल रहा, जो एजेंसी चला रहे हैं, जो यूट्यूब चला रहे हैं। और आज जो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे जो पत्रकार हैं वो सब वो लोग हैं जो अपनी सोच समझ से बात कह रहे हैं, अपनी व्यवस्था से उस सिस्टम को चला रहे हैं।
वो बहुत फायदा नहीं कमा रहे, वो लाखों रुपया नहीं कमा रहे, करोड़ों रुपया नहीं कमा रहे, और बल्कि वो सब कुछ छोड़कर, ये सारे नाम यदि आप उनका जिक्र करेंगे जो आज यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर हैं, तो वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की जो नौकरी है संस्थानों को छोड़कर अपना काम शुरू किया है, क्योंकि वो वहां पर आलोक जी के नियम के हिसाब से, जंगल के नियम से नहीं चल रहे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी जी। राज्यों का जिक्र मैंने इसलिए किया था, राज्य सरकारों का, मुझे किसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्यों की वजह से वहां जो पत्रकार हैं उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है दिल्ली में, और जब हम केंद्र सरकार के खिलाफ बात करते हैं तो आसानी होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मैं उस आदमी को बड़ा पत्रकार नहीं मानता जो प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखता हो, मैं उसे बड़ा और हिम्मत वाला पत्रकार मानता हूँ जो जिले के डीएम के खिलाफ लिख सकता हूँ। क्या बात, क्या बात। क्योंकि जिले के डीएम के खिलाफ लिखकर आप देखिए तो समझ में आएगा कि पत्रकारिता की बहादुरी क्या है और पत्रकारिता क्या है। बहुत आपने अच्छी पत्रकारिता क्या है, तो वो बड़ी परेशानी हो रही है, तो इस पर काम में लगातार। अब पत्रकारिता इमरजेंसी के बाद भी खत्म नहीं हुई, ठीक है। और अभी 4 दिन पहले मैंने देखा कि दिव्य भास्कर गुजरात का अखबार है, उन्होंने एक पूरा ब्लैक स्पेस छोड़कर दिया, जला दिया, जब 1000 वहां पर मरीज हो गए संक्रमित कोरोना के, और उन्होंने कहा कि अब इसके सिवा क्या कहा जा सकता है। तो पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए ये नहीं है कि आप आराम से सोफे पर बैठे रहेंगे और अपनी बात बोलते रहेंगे। यदि बोलने की हिम्मत रखते हैं तो वो उसको जो रिफ्लेक्शंस है उसको फेस करने का भी हमें मादा रखना चाहिए। मैं 2 मिनट नहीं लेना चाहता, राजेश जोशी की बात को फिर से मैं याद करता हूँ। राजेश जोशी बहुत अच्छे कवि है और मेरे प्रिय कवियों में से मानता हूँ। एक लाइन फिर कहता हूँ, ये हिंदुस्तान का, सरकारों का, पॉलिटिकल लीडर्स का मैसेज है, जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। तो कविता का माहौल हो गया है। आशुतोष जी, इस कार्यक्रम को समअप करिए, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो एक लाइन है ना, क्या हुआ जो किसी ने मेरे होठ सी दिए, मैंने जंजीर के छल्लों को जुबान दे दी। क्या बात। ये तो तानाशाही में के लिए ये शेर है। क्या हुआ जो किसी ने मेरे होठ सी दिए, मैंने अपने जंजीर के छल्लों को जुबान दे दी। अभी विजय जी ने इमरजेंसी का जिक्र किया, और विनोद दुआ के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वो 5 जून को दर्ज हुआ है, जिस दिन जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और वहां से नारा दिया, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अगर आज ये नारा अगर कोई दे दे तो आप समझ लीजिए कि वो जेल की काल कोठरी में ही उसको पाया जाएगा, क्योंकि ये सेडिशन नहीं, देशद्रोह भी माना जाएगा। अभी कल या परसों में एक टीवी चैनल पर था और उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में, चूंकि मैंने बड़ा खुल के, जो चार्जशीट फाइल हुई है दंगों के मामले, उसमें बड़ा खुल के मैंने स्टैंड रखा और मैं लगातार दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप इंडियन स्टेट के खिलाफ जो है आप बोल रहे हैं, आप एनार्किस्ट हैं। मैंने कहा मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ बोल रहा हूं। और गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ बोलना ना तो राजद्रोह है ना ही देशद्रोह है। हाँ, मैं इस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं, ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये कंफ्यूज करेंगे कि नेशन, राष्ट्र क्या है और सरकार क्या है, तो निश्चित तौर पर दिक्कत पैदा होगी। खैर, उनके पास जाहिर सी बात है, यही समेटना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने नोटिस दे दिया है और हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन बहुत सुंदर बात हुई, कविताएं भी हो गई और तथ्य भी आ गए। उम्मीद है दर्शक इसे पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी लोग। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।